होगी सर। आज हिंदी व्याकरण की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले ये चौथी क्लास है। दो हमारी वर्णमाला की है, उसके बाद संज्ञा। आज क्या टॉपिक है? सर्वनाम। आज हम सर्वनाम को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सर्व, दूसरा नाम। सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी। क्या होता है? सभी, इसको ऑल कहते हैं। और नाम किसी के भी नाम को ही कहते हैं। यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है वो शब्द जो सभी के नामों के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। हमने आपसे पहले पढ़ा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम। तो नाम की जगह ये प्रयुक्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इसीलिए इसकी जो परिभाषा होती है उसको क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमें पता है कि संज्ञा भी नाम को ही कहते हैं, चाहे हम किसी का नाम रख लें चाहे संज्ञा रख लें। यानी किसी के नाम की जगह या संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब संज्ञा ही है, किसी का नाम ही है, तो सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम किसी ऐसी इबारत को पढ़ें जिसमें सर्वनाम का इस्तेमाल ना करें, जैसे हम कहें रमेश अच्छा लड़का है, रमेश 10वीं में पढ़ता है, रमेश बहुत बुद्धिमान है, रमेश के पिताजी का ये नाम है, ऐसे हम अगर पढ़ेंगे तो हमें वो इबारत पढ़ने में बोरियत होगी, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार रमेश शब्द है उससे बचा जा सके। जैसे हम कहेंगे रमेश एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी का नाम यह है, वो बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो जो यह है वह है ये शब्द हैं, ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक तो वाक्य को सरल बनाने के लिए, भाषा को सरल बनाने के लिए। दूसरा, जो संज्ञा होती है उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। यानी जो संज्ञा बार बार आ रही है उसको बार बार रोकने के लिए उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम का। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो सभी के नामों के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6। 6 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दूसरा हो गया। तीसरा
प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक। सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम। छठा बच गए पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 5 हो गए। छठे को हम यहाँ लिख देते हैं, पुरुषवाचक। ये कितने हो गए? 6। इसके कुल 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि कुल जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो कुल कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? मूल सर्वनाम शब्द, शब्दों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11। अब 11 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इन 11 में जो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके लिए 2 इस्तेमाल होते हैं। निश्चयवाचक के लिए यह है और वह, 2 हो गए। अनिश्चयवाचक के लिए कोई, कुछ, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक के लिए कौन और क्या। यह संबंधवाचक, इसके लिए जो, सो। निजवाचक के लिए आप होता है। क्या होता है? आप। इसका इस्तेमाल और भी जगह होता है, वो बताएंगे। अच्छा, जो पुरुषवाचक है इसके लिए क्या होता है? मैं और तुम, मैं और तू, मैं और तू। अच्छा, 2 निश्चयवाचक के हो गए, 2 अनिश्चयवाचक के, 2, 4, 6, 8 और 2, 10 और ये 11। ये कितने हो गए? 11। ये मूल होते हैं। अच्छा, सर्वनाम सब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बनते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं। किन्हीं से? जो ये 11 हैं ये मूल हैं, इन्हीं में से बाकी बनते हैं। जैसे यह है, वह है, अगर बहुवचन आ गए तो ये, वो, है ना। और यहाँ से जैसे ये है मैं से मेरा बन जाएगा, मुझे बन जाएगा। और बहुवचन आ गए तो हम बन जाएगा, तू से, तुम, तुझे। ये सारे इन्हीं से बनते हैं। तो मूल रूप से कितने होते हैं? 11। अब हम पढ़ते हैं एक एक को। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो। किसका बोध हो? किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द होते हैं। बोध किसे कहते हैं? जानकारी, ज्ञान। जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो या ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके 2 बताए थे, कौन कौन से? यह है और वह है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे यह मेरी कलम है। दूसरा, वह उसका ट्रक है।
यह मेरी कार है। यह वह इस्तेमाल होता है इसमें। तो यह मेरी कलम है, इसमें जो यह है। अच्छा, जो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसका एक अन्य नाम भी होता है। वो अन्य नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम। क्योंकि इसमें इशारा किया जाता है किसी की तरफ। जैसे यह मेरी कलम है, कलम की तरफ इशारा। यह है उसका ट्रक है, गाड़ी की तरफ इशारा। तो इसका अन्य नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। ये उदाहरण किसके हैं? ये है निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह है और वह है। अब आगे हम पढ़ेंगे जब पुरुषवाचक सर्वनाम में जो थर्ड पर्सन होता है, यानी एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है और एक जो अन्य पुरुष होता है, उसके लिए आएगा यह और वह है। लेकिन वहाँ एक पुरुष के लिए आएगा, यहाँ एक किसी वस्तु के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ किसी वस्तु के लिए आएगा, वहाँ किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए। तो इनमें यह फ़र्क है, यह वह है यहाँ पे पुरुष के लिए नहीं आएगा, वहाँ पे किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए, क्योंकि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इन्हीं को बदल दूँ, बच्चों को कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? यहाँ और विशेषण में। अभी हम विशेषण पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। जो ये है, ये जो वाक्य लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यह है कलम मेरी है, अर्थ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही बात है, यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है ना। लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन वहाँ आ जाए पेपर में कि इसको बताओ ये क्या है, तो ये सर्वनाम ही नहीं है। ये क्या है? ये सर्वनाम ही नहीं है। ये क्या बन जाएगा फिर? सर्वनामिक विशेषण। ये विशेषण में चला गया। सबसे पहले देखो, ये भी सर्वनाम है, मेरा मेरी, उसका उसकी, ये भी सर्वनाम है। यानी जब सर्वनाम के बाद में सर्वनाम आ जाए तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखना। सर्वनाम के बाद में जहाँ सर्वनाम आ जाए वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और ये सर्वनाम के बाद में क्या है? ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। जहाँ सर्वनाम के बाद में संज्ञा आ जाए वहाँ पे क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। लेकिन जो सर्वनामिक विशेषण है ना, इसके लिए एक और कंडीशन है कि सर्वनाम के बाद में संज्ञा भी आए। दूसरा ये है कि जो सर्वनाम है, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम है, ये इसी के बारे में बात करे जो इसके बाद में संज्ञा आई है। ये सर्वनाम है और ये इसी के बारे में बताए जो इसके बाद में संज्ञा है। अगर ये किसी और के बारे में बता रहा तो ये फिर वहाँ सर्वनामिक विशेषण ना हो के सर्वनाम ही होगा। जैसे वह दिल्ली गया। अब यहाँ देखो, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम है। लेकिन जो ये वह है, ये दिल्ली के बारे में ना बता के किसी आदमी के बारे में बता रहा है ना। वह दिल्ली गया, तो ये कोई आदमी गया होगा। जैसे रमेश दिल्ली गया, रमेश की जगह संज्ञा की जगह ये है जो ये आया सर्वनाम, ये दिल्ली को ना बता के किसी आदमी के बारे में बोध करा रहा, तो यहाँ पे सर्वनाम होगा। ठीक है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अगर हम इनको बदल देंगे, वह ट्रक उसका है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर? सर्वनामिक विशेषण। ये निश्चयवाचक सर्वनाम समझ आ गया। इसकी पहचान क्या है? यह है और वह है। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक, क्योंकि इशारा होता है किसी की तरफ। दूसरा है अनिश्चयवाचक। इसमें कौन कौन सा आते हैं? कोई या कुछ, कोई कुछ, यानी जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो। अब जैसे इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कोई कौन है ना। जाएंगे दरवाजे पे देखेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें
इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन है या क्या है। जैसे हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। जो कोई आता है ना, कोई आता प्राणी के लिए, यानी किसी जानदार चीज़ के लिए, ठीक है, आदमी भी हो सकता है, कोई जानवर भी। और कुछ आता है किसके लिए, किसी वस्तु के लिए। कुछ से हमें किसी वस्तु का बोध होता है, कोई से कोई प्राणी। दरवाजे पर कोई है, कोई कुत्ता भी हो सकता है ना, तो जिंदा चीज़ है यानी उसमें प्राण है। और कुछ किसी वस्तु के लिए, दाल में कुछ पड़ा है, कुछ भी पड़ा हो सकता है ना। ऐसे हम कहेंगे कुछ, जैसे स्वाद में कुछ कमी है, बहुत सारे उदाहरण है। कुछ भी स्वाद में कुछ कमी है, तो ये कुछ किसका उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। इसके बाद में तीसरा कौन सा है, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक, किसी को भी ले लो तरतीब से। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन सा आते हैं, जो सो, इनके मूल हैं। मूल कितने होते हैं, 11। तो इसकी पहचान में कौन सा आते हैं, जो सो। यानी संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी दो उपवाक्यों में कोई संबंध बताने का काम करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्य किसे कहते हैं, एक वाक्य होता है उपवाक्य, मतलब छोटे वाक्य। उपवाक्यों, जो दो उपवाक्यों में संबंध बताने का कार्य करते हैं। यानी दो उपवाक्य, जो वाक्य के जो दो पार्ट होते हैं उनमें आपस में संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ देखो, जिसकी उसकी, जो जिसकी है ये किससे संबंध बिठा रहा है, उसकी से। जैसे हम कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जो जीता वही सिकंदर। कुछ भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ किस किस का है, जो और वही। ये ना कि राइमिंग मिले तभी, कुछ भी हो सकता है, बस संबंध बिठाने का काम। जैसे वो लड़का आया है जिसको आपने बुलाया था, वह लड़का आया है जिसको आपने बुलाया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ किस किस से संबंध है, वह, कौन, जिसको, इससे संबंध बैठ रहा है ना। वह लड़का, कौन लड़का, जिसको आपने बुलाया था। तो ऐसे संबंध जहाँ बैठता है वो किसके उदाहरण होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के, ठीक है। अब आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या निशानी होती है इसकी, कौन और क्या। वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य प्रश्न में बदल जाए उनको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसा हमने देखा था, दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ पर दरवाजे पर कौन आया है, प्रश्न पूछेंगे। इसमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि लास्ट में क्या होगा, प्रश्न मार्क लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लास्ट में मिलेगा। और जैसे
दरवाजे पर कौन आया है। ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे फूफा जी क्या लाए हैं, कुछ भी बहुत सारे हैं। क्या लाए हैं, लास्ट में क्या मिलेगा, जो पर्सनवाचक चिन्ह होता है वो मिलेगा, और कौन या क्या इसमें मिलेगा, इससे इसकी पहचान होगी। ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके आगे चौथा हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक। इसमें क्या आता है, आप। आप यानी वो सर्वनाम शब्द जिनसे खुद का बोध हो, यानी कोई इंसान खुद काम करे, उसकी जानकारी मिले, उसका बोध हो, वो किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद, अपने आप। वाचक कहते हैं बताने वाला, यानी जिसमें ऐसा बोध हो कि इंसान, वो व्यक्ति खुद कुछ कर रहा है, खुद काम कर रहा, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। यहाँ जिस वाक्य में आप, अपने आप, खुद, स्वयं ऐसे देखने को मिले, वहाँ कौन सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम देखेंगे, मैं खुद खाना पका लूँगा। ठीक है, अगर यहाँ खुद की जगह आप भी आ जाता, मैं आप खाना पका लूँगा, तो भी कोई दिक्कत ना है ना। यहाँ मैं स्वयं खाना पका लूँगा, तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जो आप है ना, आप, ये पुरुषवाचक में भी जो मध्य वाला होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्य पुरुष। जो मध्य पुरुष होता है वहाँ भी आएगा, लेकिन वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है। अगर वहाँ जहाँ ये आएगा, वहाँ हम आपकी जगह बाकी इनको, खुद को, स्वयं को लगा के देखेंगे, तो वहाँ पे वाक्य सही नहीं बनेगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम इनकी जगह खुद को हटा के आप लगा लें, खुद लगा लें, स्वयं लगा लें, तो अभी वाक्य पे कोई असर नहीं होगा। तो ये इसकी पहचान है, यानी जहाँ खुद करने का बोध हो। जैसे वह आप चला जाएगा, यहाँ पर अगर मैं आपकी जगह खुद लगा लूँ, खुद चला जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आप, वहाँ जहाँ निजवाचक सर्वनाम में आता है, आपकी जगह तुम खुद भी लगा लो, स्वयं भी लगा लो, तो वाक्य पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा पांच हो गए। छठा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन अन्य भेद भी हैं। क्या है, तीन अन्य भेद। तीन अन्य भेद कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। ये इसके तीन क्या हैं, अन्य भेद हैं। किसके, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, जो ये उत्तम पुरुष होता है, इसमें क्या आता है, जैसे मैं, हम, मुझे आदि, है ना। और मध्यम पुरुष है जो, उसमें क्या आता है, तू, तुम, तुझे या आप। ठीक है, याद है। और जो अन्य पुरुष है, इसमें क्या आता है, वह, वे, ये आदि। ठीक है। उत्तम पुरुष होता है
जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बात कहने वाला, जो बात कह रहा है ना, वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता भी आता है, लेखक भी आता है। कौन? लेखक, जो लिखने वाला। और जो मध्यम पुरुष होता है उसमें एक तो श्रोता आता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, और दूसरा कौन सा आता है? पाठक भी आता है, पढ़ने वाला। जैसे किसी ने किताब लिखी, जो लिखने वाला वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। और जो पढ़ने वाला होगा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में जिसकी बात होती है तीसरे इंसान की, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। इसमें कौन आता है? वक्ता। वक्ता मतलब बात कहने वाला, और लेखक भी इसी में आता है, ठीक है। और इसमें कौन आता है? श्रोता या फिर पाठक, पढ़ने वाला। और इसमें अन्य आता कोई भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे यहाँ उत्तम पुरुष का उदाहरण देखो। मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पर कौन सा वो है? ये जो मैं है, ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुष में भी उत्तम पुरुष वाला, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे आप यहाँ बैठ जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ। अब ये जो आप था, ये और कहाँ आया था? निजवाचक सर्वनाम में, है ना। वहाँ आपकी जगह हम खुद भी लगा के देख रहे हैं, स्वयं भी लगा के देख रहे हैं, तो वाक्य पे कोई असर नहीं होगा, है ना। यहाँ अगर हम कहें खुद यहाँ बैठ जाओ, ऐसे कोई कहता है? नहीं कहता ना। स्वयं यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ पे जहाँ पे आपकी जगह खुद भी लगा लें और स्वयं भी लगा लें, अपने आप भी लगा लें, जहाँ वाक्य पे असर ना हो, वहाँ पे कौन सा होता है? निजवाचक। यहाँ आप यहाँ बैठ जाओ मतलब हमारे जो पास में उसी से हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ से उठ जाओ, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? इसमें मध्यम पुरुष में। हम यहाँ ये हटा के तुम यहाँ बैठ जाओ ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। और जो तू होता है, तू, उसको हम अपने से छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक वचन के लिए। तू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एक वचन और अपने से छोटे के लिए। और तुम का इस्तेमाल अपने से छोटे हों और बहुवचन। जैसे तुम तो बहुवचन है, एक से ज़्यादा हैं, और अपने से छोटे हैं। और आप का इस्तेमाल हम अपने से बड़े के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरे का उदाहरण, अन्य पुरुष में यह वह कौन जा रहा है। अब देखो, अगर अंडरलाइन इसके नीचे हो, है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पेपर में ऐसा आते हैं कि यहाँ पे वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कौन में कौन सा सर्वनाम है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वह है, वह किसी अन्य की बात हो रही है ना। जो उत्तम पुरुष है वो मध्य से बात कर रहा है, जो बीच में जो उसके साथ है, कि वह कौन जा रहा है, यानी तीसरा, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, वह कौन जा रहा है। तो ये किसके लिए आएगा? अन्य पुरुष के लिए। वे क्या खेल रहे हैं, बहुवचन के लिए वह आ जाएगा। जैसे वह के लिए वह हो जाता है, यह के लिए ये हो जाता है। तो ये बहुवचन यहीं से बनते हैं। वे क्या खेल रहे हैं मतलब हमसे दूर हैं, और किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, हमसे दूर हैं, ना तो फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं, बाकी ये ख़त्म है। सर्वनाम कहते किसको हैं? ऐसे शब्द जो सभी के नामों की जगह प्रयुक्त हो जाएं, प्रयोग में आ जाएं, उनको सर्वनाम कहते हैं, है ना। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 और भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जो सर्वनामिक शब्द होते हैं मूल रूप से वो 11 होते हैं, उन्हीं में से बाकी जो बनते हैं उन्हीं में से बनते हैं।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। रोक लगे।